नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही ज्ञानवर्धक इतिहास से जुड़ी एक कहानी को पूरी अंत तक देखिएगा, बड़ा ही मजा आएगा। 11वीं सदी की बात है। पंजाब का वह गांव ठंड के कोहरे में लिपटा हुआ अपनी दांतें किटकिटा रहा था। सुबह की 5 बजने वाले थे, लेकिन कुहासे की चादर मोटी थी और अंधेरा सर्वत्र व्याप्त था। ऐसे में 11 ठाकुरों के खानदान का वह लड़का अपने कमरे में चारपाई पर लेटा हुआ अपनी नींद पूरी कर रहा था। अचानक से उसे लगा कि कमरे में कोई है। पहले तो उसे लगा कि एक भ्रम है, लेकिन जब उसे यह विश्वास हो गया कि कमरे में कोई है, तो उसने रजाई में से अपनी गर्दन बाहर निकाली और सामने जो देखा वह देखकर उसकी आंखें भय के मारे फैलती चली गई। उसके सामने वही लड़की खड़ी थी जिसका उसने अपने परिवार के साथ मिलकर कुछ समय पहले बलात्कार किया था। वह लड़की मुस्कुरा रही थी। उसके शरीर पर पूरे जेवर थे। वह सुंदरता की प्रतिमूर्ति लग रही थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो उस लड़के के मन में सिहरन पैदा कर रहा था। डर की एक लहर उसके रीढ़ की हड्डी में बैठती जा रही थी। अचानक से वह लड़का रजाई से बाहर निकला और अपने कपड़े खोलने लगा। कपड़े खोलते खोलते वह पूरे तौर पर नंगा हो गया और नंगा होने के साथ ही बहुत तेज चिल्लाया, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। और ऐसा कहकर वह गांव की गलियों में सरपट दौड़ पड़ा। पंजाब का वह गांव कृषि प्रधान था। भले ही वह सर्दी की सुबह थी, लेकिन लोग अपने घरों में जग गए थे या जग रहे थे। जैसे ही उस लड़के की आवाज गलियों में गूंजने लगी तो लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। वह लड़का बेतहाशा दौड़ता चला जा रहा था। दौड़ते दौड़ते हुए गांव के बाहर मैदान में पहुंचा। लोगों की भीड़ उसके पीछे वहां पहुंच गई। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उस लड़के को वह लड़की तो दिखाई दे रही थी, लेकिन पूरे गांव को वहां कोई और दिखाई नहीं दे रहा था। लड़का मैदान में जाकर रुक गया। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था, जबकि ठंड इतनी अधिक थी कि लोगों के दांत तक किटकिटा रहे थे। लड़का बार बार एक ही बात कहता, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मैंने जो गलती की है मुझे माफ करो। अचानक से लड़की की आवाज बंद हो गई। वह शांत खड़ा हो गया और फिर गांव वालों के देखते ही देखते वह लड़का हवा में 4 फीट ऊपर उठा और उसकी गर्दन इस तरह से ऐंठ गई जैसे कोई बच्चा खिलौना ऐंठ देता है। धड़ाम से गिरा और उसके प्राण पंखेरु उड़ गए। वहां जुटे हुए गांव वालों के मन में डर की एक लहर कौंध गई। वे सभी अपने अपने घरों की तरफ तेज कदमों से लौटने लगे। उन सभी के मुंह में एक फूसफुसाहट थी और उस फूसफुसाहट में बार बार एक ही नाम उभरकर सामने आ रहा था, लोना चमारी का। तो मित्रों, कौन थी यह लोना चमारी और क्या है उसकी पूरी कहानी? तो आइए इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करते हैं। तंत्र मंत्र की दुनिया में लोना चमारी एक जाना माना नाम है। इनके नाम से बहुत सारे सबर मंत्रों की सिद्धि की जाती है और ऐसा माना जाता है कि यह सभी मंत्र अचूक फल देने वाले होते हैं। अब हम बात करते हैं लोना चमारी के जीवन वृत्त के बारे में। लोना चमारी पंजाब के अमृतसर प्रांत के रहने वाली थी और वह कामरूप कामाख्या में जाकर यानी कि असम में जाकर अपनी सिद्धि प्राप्त करती है और एक विख्यात योगिनी बनती है। तो आखिर एक पंजाब की लड़की असम किस तरह से पहुंची, और वह भी 11वीं सदी में? इसकी पूरी कहानी बड़ी ही रोमांचकारी है। 11वीं सदी में पंजाब के अमृतसर के आसपास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था चमरी। उस चमरी गांव में एक चमार जाति का परिवार रहा करता था। अब आपको इतना तो पता ही है कि उस समय इस जाति के साथ अन्य लोगों का व्यवहार कैसा था। खासकर तथा कथित बड़ी कहे जाने वाली जातियों के लोगों का उनके प्रति द्वेषपूर्ण और कपटपूर्ण व्यवहार तो होता ही था। यह तो आप मानेंगे ही। उस समय उनके परिवार की भी यही दशा थी। उनके परिवार में एक बड़ी ही सुंदर लड़की थी जिसका नाम था लोना। लोना इतनी सुंदर थी कि कहा जाता है कि उसकी इसी सुंदरता के चलत लोना लावण्य का प्रतिरूप बन गई। यानी कि लोग अब किसी सुंदरी को लोना के नाम से ही जानने लगे हैं। लोना बड़ी सुंदर थी, लेकिन गरीब घर में सुंदरता वरदान नहीं, अभिशाप होती है।
लोना के लिए अपनी सुंदरता अभिशाप ही बन गई थी। जैसे जैसे वह बड़ी होती जा रही थी, गांव के लोगों की नजरें उस पर गलत रूप से पड़ने लगी थी। उस लोना के 2 भाई भी थे, जिनका नाम था इलय और गेंदा। यह दोनों भाई अपनी बहन के प्रति गांव वालों की बिगड़ी नजर को लेकर बड़े ही चिंतित रहा करते थे। उन्होंने इसीलिए अभी लोना पूर्ण रूप से युवा भी नहीं हुई थी कि उसका विवाह कर दिया गया। लेकिन लोना का विवाह सफल नहीं रहा। किसी कारणवश वह अपने पति से झगड़ा करके वापस अपने गांव आ गई। एक बार फिर आपको याद दिलाते हैं कि यह कहानी 11वीं सदी की है और उस समय का समाज कैसा था, आप कल्पना से जान सकते हैं। तब एक युवा लड़की जो विवाहित तो है लेकिन अपने पति को छोड़कर अपने गांव में रह रही है, एक तथाकथित छोटी कही जाने वाली जात से आती है, गरीबी में पल रही है। ऐसे में गांव वालों की नजर उस पर खराब हो जाए तो यह उस समय के हिसाब से कोई संदेह वाली बात नहीं लगती है। और हुआ भी ऐसा ही। उस गांव के लोगों ने उस लड़की के ऊपर अपने गंदी नजर को डालना प्रारंभ कर दिया। उसी गांव में एक ठाकुरों का परिवार रहता था जिसमें 11 पुरुष थे। ऐसा कहा जाता था कि इसी के चलते उस ठाकुरों के परिवार को 11 ठाकुरों का खानदान कहा जाने लगा। उन ठाकुरों में से एक ने उस लड़की के साथ व्यभिचार करने का प्रयास किया, लेकिन लोना ने इस प्रयास को मना कर दिया। उसके प्रतिरोध करने से उस ठाकुर का क्रोध अपने चरम पर पहुंच गया कि हमें यह लड़की मना कैसे कर रही है। फिर उस पूरे परिवार के 11 लोगों ने बारी बारी से उसके साथ बलात्कार किया। वह लड़की अभी युवा थी, उसका यौवन अभी पूर्ण रूप से आया भी नहीं था कि उसके साथ यह दरिंदगी भरी घटना घट गई। तब ना तो कोई संविधान था, नहीं कोई सुप्रीम कोर्ट और ना ही राजा के पास इतनी फुर्सत थी कि इस तरह के मामले वह सुन सके। साथ ही यह तथाकथित छोटी और बड़ी जातियों के बीच का मामला था, तो इसमें जीत बड़ी जातियों की ही होनी थी। लोना की दुर्दशा पर पूरा गांव हंसता रहा, लेकिन किसी ने ठाकुरों की तरफ उंगली नहीं उठाई। युवावस्था का जोश ऐसा होता ही है कि आदमी कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है। लोना चाहती थी कि इन ठाकुरों से अपने पर किए गए अत्याचार का वह बदला ले। उसके सामने कोई और रास्ता दिख नहीं रहा था। तभी उसने दिल्ली की योगिनों के बारे में सुना। वह उनके बारे में तरह तरह की कहानियां सुनती थी। उस समय तंत्र मंत्र का प्रचार भी जोरों शोरों से हो रहा था। योगियों ने अपने प्रचार के बहुत सारे माध्यम फैला दिए थे। यह योगी गोरखनाथ जी की परंपरा से आते थे। इन जोगियों के चलते हैं संस्कृत के मंत्रों की जगह पर सबर मंत्रों का प्रचलन बढ़ने लगा था। तंत्र मंत्रों में सबर मंत्रों का प्रयोग होता। यही वह समय था जब भारत में भी इस्लाम के सुखी मत को मानने वाले लोग अपना पैर जमा चुके थे। यह लोग भी भारतीय पद्धति से मिलकर के एक नई पद्धति का विकास कर रहे थे। इसी पद्धति में आता है सबर मंत्र। सबर मंत्र ऐसे मंत्र हैं जिनमें संस्कृत के शब्दों का प्रयोग कम होता है और प्रचलित हिंदी, उर्दू तथा फारसी के शब्दों का प्रयोग अधिक होता है। सबर मंत्रों और संस्कृत के मंत्रों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि संस्कृत के मंत्र बड़े ही शुद्ध होते हैं। वह मात्र पवित्र हृदय से सिद्ध किया जा सकते हैं और प्रत्येक मंत्र को प्रत्येक व्यक्ति को सिद्ध करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि यदि मैं गायत्री मंत्र को सिद्ध कर लूं तो कोई और बिना प्रयास के सिर्फ मेरा नाम लेकर उस मंत्र को सिद्ध कर सकता है। लेकिन सबर मित्रों के साथ ऐसा नहीं था। शबर मंत्रों के बारे में यह मानता है कि यदि कोई पहुंचा हुआ तांत्रिक एक बार उन्हें सिद्ध कर ले और अपने नाम से उसे बांध दे तो फिर दूसरे लोग उस तांत्रिक के नाम से उस शबर मंत्र को बहुत ही अल्प समय में सिद्ध कर सकते हैं। उस समय सबर मंत्रों की प्रसिद्धि बढ़ने लगी थी। तंत्र मंत्र का प्रचार जोरों शोरों से था। लोना चमारी ने दिल्ली के योगिनियों के बारे में सुना कि वह तंत्र विद्या में अपूर्व गति रखती हैं। लोना उनसे मिलने के लिए बिना अपने घर में बताए दिल्ली की तरफ रवाना हो गई। वह पंजाब से पैदल ही चलती हुई अपने आप को अन्य लोगों की नजरों से बचती बचाती दिल्ली उस जगह पर पहुंच गई जहां पर योगिनियां रहती थी। लोना ने उन योगिनियों से पूछा कि यह शबर मंत्र कैसे सिद्ध होते हैं। मुझे भी तांत्रिक बनना है, मुझे भी योगिनी बनना है। मैं अपने पर हुए अत्याचार का बदला लेना चाहती हूं। योगिनियों ने देखा कि एक छोटी सी लड़की है जिसकी उम्र अभी मुश्किल से 15-16 साल की है और वह कठिन साधना की बात कर रही है।
उन्हें एक तो अपने बल का अहंकार था, दूसरा वह उस लड़की की बाल्यावस्था को देखकर उसके महत्व को नहीं समझ पाई। उन्होंने कहा कि तुमसे यह कार्य संभव नहीं है, हम तुम्हें नहीं सिखा सकते, तुम इस लायक हो ही नहीं। लोना जिद पर अड़ गई। उसने कहा कि अगर आप लोग मुझे नहीं सिखाएंगे तो मुझे इतना तो बता दीजिए कि मैं कहां जाकर इसे सीख सकती हूं। तब उन योगिनियों ने मजाक ही मजाक में हंसते हुए कहा, इसके लिए तुम्हें असम के कामरूप कामाख्या मंदिर जाना होगा। हमने भी वहीं से यह मंत्र सीखे हैं और हमने सिद्धियां प्राप्त की हैं। उन लोगों को लगा होगा कि दिल्ली से असम इतना दूर है और यह छोटी सी लड़की यह वहां कैसे पहुंचेगी। यह तुरंत ही अपने घर चली जाएगी और हार मान जाएगी। लेकिन लोना के पास हारने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उसकी केवल एक ही जीत थी, बदला। वह चाहती थी कि उस पर जो भी अत्याचार हुआ वह उसका बदला लेकर ही रहे। उसने अपने मन में ठान लिया कि मुझे असम जाना ही है, मुझे कामरूप कामाख्या के मंदिर किसी भी तरह से पहुंचना ही है। वह अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए एक दुश्वार रास्ते पर निकल पड़ी। रास्ते की कठिनाइयां उसका परीक्षा लेती हैं। उसे खाने पीने के लिए कभी कभी नहीं मिलता था, थकान होती थी, पैरों में जलन होती, पैर फूल गए थे, लेकिन फिर भी उसने अपना चलना नहीं छोड़ा। वह आगे बढ़ती ही गई, बढ़ती ही गई, बढ़ती ही गई। भाषा की भी दिक्कतें थीं, क्योंकि पंजाब से चली दिल्ली आई, बिहार होते हुए बंगाल होते हुए असम पहुंची। इन सभी जगह पर अलग अलग बोलियां थी, अलग अलग भाषाएं थी, अलग अलग परिवेश था, रहना खाना पीना सब अलग था। लेकिन इन सब को हेलते हुए लेना अंततः कामरूप कामाख्या पहुंच ही गई। वहां पर जब वह पहुंची तो उसने किसी योग्य गुरु की तलाश प्रारंभ कर दी। अंततः उसे इस्माइल जोगी मिले। इस्माइल जोगी वही सूफी और योगी परंपरा के मेलजोल से बने हुए योगी थे। उन्होंने सबर मंत्रों में अच्छी सिद्धि प्राप्त कर ली थी। जब लोना चमारी इस्माइल योगी के पास पहुंची तो इस्माइल जोगी उसके रूप की सुंदरता पर मोहित हो गए। योगियों में पंचमखार की पद्धति पहले से ही चली आ रही थी, यानी कि साधना के दौरान वह मुद्रा, मांस, मद्य, मत्स्य और मैथुन से परहेज नहीं भी करते तो भी उनका काम चल जाता था। इस्माइल योगी मैथुन के लिए ही सही, लेकिन लोना पर आसक्त हो गए। लोना के पास भी अपने गुरु को देने के लिए इसके अलावा था ही क्या। कहते हैं कि लोना ने इस्माइल जोगी के साथ रहते हुए अपनी तंत्र साधना प्रारंभ कर दी। जहां इस्माइल योगी बड़े ही तांत्रिक थे, सिद्ध थे, लेकिन उनके पास कोई ऐसा मोटिव नहीं था जिससे कि वह तंत्र साधना में उसे गति को प्राप्त कर सकें, जिस गति को लोना चमारी ने प्राप्त कर ली। गुरु गुड़ ही रह गया, चेला चीनी हो गया। लोना चमारी अपने गुरु से भी अधिक तांत्रिक सिद्ध हो गई और फिर वह गई पंजाब, लेकिन इस बार अपने सूक्ष्म शरीर से नहीं, ना कि अपने उसे शरीर से जिसका की भोग उन लोगों ने किया था। फिर वही हुआ जो हमने वीडियो के शुरू में बताया। उन्होंने एक एक करके उन 11 ठाकुरों को पूरी तरह से निस्तिनाबूद कर दिया, समाप्त कर दिया। उस कुल में कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं बचा। लोना चमारी ने 11 ठाकुरों के खानदान को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। जब उनके कुल में कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं बचा तो लोना चमारी का प्रतिशोध पूर्ण हो गया। फिर उनके पास और करने के लिए क्या था। तब लोना चमारी ने सोचा कि पुरुष स्त्रियों पर बहुत अधिक अत्याचार करते हैं और खासकर बड़ी जाति के लोग छोटी जातियों के लोगों पर बड़े ही अत्याचार करते हैं। अब चूंकि संस्कृत के मित्रों की सिद्धि और साधना सबके वश में नहीं थी, इसलिए लोना चमारी ने सबर मंत्रों की रचना की और उन्हें अपने तंत्र बल से सिद्ध किया, अपने नाम से उन्हें बांध दिया, जिसके कारण आज भी लोना चमारी नाम के शाबर मंत्र बड़े ही आसानी से सिद्ध किए जाते हैं और गांव में लोग तंत्र मंत्र के प्रयोग में इनका ही उपयोग करते हैं। दोस्तों, यह थी कहानी लोना चमारी की। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही और वीडियो के अपडेट आपको तुरंत मिल सके।